तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 साइंस का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। हिंदी में ये सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स या जीव जो होते हैं, इसका मतलब है कोई भी जिंदा चीज। और माइक्रो मतलब है या सूक्ष्म, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। माइक्रो लेवल होता है बहुत छोटा, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, कोई भी चीज जब हम माइक्रो उसके साथ लगा देते हैं, इसका मतलब वो इतनी छोटी है कि उसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो ऐसी भी ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, जिंदा चीजें हैं, लेकिन वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो हमारे फ्रेंड भी हैं, मित्र भी हैं, एंड फो, शत्रु भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फो दोनों है। वो हमारे काम की चीजें भी हैं उनमें कुछ, और कुछ जो है जिनसे हमें नुकसान भी होता है, हार्म भी होती है। तो वो हमने देखना है यहाँ पर कौन कौन से तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। ओके, क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ है आपको आइडिया? कुछ सुना है आपने इस तरह की चीजों के बारे में? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए फायदा भी हो, नुकसान भी हो सकता है उनका। जिंदा चीजें हैं, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखती हैं, देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। कुछ है आइडिया? सर कीटाणु। सर हाँ, कीटाणु। कीटाणु, जीवाणु बोल देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया, फंजाई। फंजाई, और कुछ वायरस। इतना वायरस फैला हुआ है आजकल, वायरस वो भी वही चीज है। ठीक है, तो ये सारा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। तो वही अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, वो किस किस काम आते हैं, उनसे नुकसान होता है तो क्या नुकसान होता है, वही सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो यही है, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन है सूक्ष्म जीवों की। ठीक है, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास तो हैं, लेकिन विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, पर देख नहीं सकते। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या शॉर्ट में माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रोब्स, हिंदी में सूक्ष्म जीव। तो ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनके टाइप्स पे आ जाते हैं कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। वो ग्रुप्स मेनली 4 मेजर ग्रुप्स हैं। वो 4 इनको समूहों में बांटा जाता है। और वो 4 समूह कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, हिंदी में बैक्टीरिया जो है इसको कहते हैं जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु है। उसके बाद फंजाई है, फंजाई को कवक कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ, इसको प्रोटोजोआ ही कहते हैं। और एल्गी, एल्गी को कहते हैं शैवाल। तो ये 4 ग्रुप्स में बांटते हैं इसको। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिन्हें हम वायरसेस कहते हैं। वायरस, हिंदी में भी वायरस ही कहते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अलग टाइप के हैं। ठीक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये भी सूक्ष्म है, बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन ये इन 4 से अलग होते हैं, इसलिए इसको 5वीं कैटेगरी में अलग से रखते हैं इसको। ठीक है, ये अलग क्यों रखते हैं इसकी भी बात करेंगे, ये अलग क्यों है बाकियों से। तो इसलिए इसको अलग टाइप का बोलते हैं। मेनली यही 4 है, इन 4 की ही बात होती है, लेकिन ये 5वां एक अलग टाइप है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी बनाई है इसकी। ठीक है, तो अब ये 4 कौन कौन से उनको देखते हैं, फिर उसके बाद 5th की बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, ये बैक्टीरिया के पिक्चर्स दिए हुए हैं कुछ। ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ये बैक्टीरिया की दी हुई हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये 2.2 जो है यहाँ पर ये एल्गी दी हुई हैं। उसके बाद ये प्रोटोजोआ दिए हुए हैं।
और नीचे यहाँ पर ये फंजाई दी हुई है। फंजाई कवक, प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ, ये एल्गी ये शैवाल, और ऊपर बैक्टीरिया जो है ये जीवाणु। ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं। आपको ये पिक्चर्स बनाने के लिए भी आते हैं, तो डायग्राम्स इनमें से एक दो आपने सबके बनाकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये है कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ होती है उसको हम थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये कुछ बीमारियां दी हैं यहाँ पर, डायसेंट्री, मलेरिया, डायसेंट्री, लूज मोशन वगैरह जो होते हैं, और मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से फैलती हैं। ठीक है, टाइफाइड और ये ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड, टीबी वगैरह, ये बीमारियां फैलती हैं बैक्टीरिया से। तो मेनली बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे फैलती हैं, वही यहाँ पर दिया है। उसके बाद वायरस की बात की है, तो वायरस से ये जो हमें सर्दी जुकाम वगैरह लगता है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहते हैं, खांसी वगैरह, ये वायरस से होती हैं। कुछ सीरियस डिजीजेस भी हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स और अभी कोरोना, ये वायरस से फैलती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह से होती हैं। तो यही सारी इन चीज़ों की हमने यहाँ पर बात करनी है कि करके सभी के बारे में। तो ये क्या क्या है, और इसके बाद जो वायरस की बात की है यहाँ पर, वो वायरस की यहाँ पर वायरस की शेप्स और इनके थोड़ा अलग होता है, इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। आप टीवी में न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, कोरोना वायरस की भी शेप कुछ ऐसे सर्कुलर सी होती है, और उसमें ऐसे ऐसे बाहर से क्राउन टीवी में। तो अलग अलग वायरस जो है उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है, उनमें ये जो है बहुत ही देखने में सुंदर से नजर आते हैं। और ये वायरस दूसरी चीजें जितनी भी हैं उनसे अलग क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मली जब ये नॉन लिविंग के साथ अटैच्ड होते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जिंदा लगते नहीं है, होते जिंदा है पर जिंदा लगते नहीं है। जैसे मान लो ये आपके दरवाजे के डोर के हैंडल में है, मान लो कोई वायरस, कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना का वायरस, मान लो किसी को कोरोना था और उसके हाथ से उसने किसी दरवाजे को पकड़ा, तो उस दरवाजे के हैंडल में आ गया। तो जब तक वो दरवाजे के हैंडल में रहेगा तब तक वो नॉन लिविंग जैसा ही रहेगा, उसमें कुछ हलचल नहीं होगी, वो बढ़ेगा नहीं, वो चलेगा फिरेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा वो। लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, मान लो आपने हैंडल को टच किया, फिर आपने अपने नाक को, मुंह को टच किया और आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तो बॉडी के अंदर जाते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी में बीमारी पैदा भी करना शुरू कर देंगे। तो वायरस इस तरह से होते हैं। जब तक ये नॉन लिविंग के ऊपर है बैठे हुए, तब तक ये इन पर कोई हलचल नहीं होती, मरे जैसे पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग के अंदर जाते हैं, जिंदा चीज के अंदर जाते हैं, तो एक्टिवेट हो जाते हैं, ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये बाकी चीजों से अलग है। ओके, ये अब यहाँ पर है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ पर रहते हैं ये सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो हमें दिखते नहीं है। ज़्यादातर वो सिंगल सेल्ड होते हैं। सेल्स की हमने बात की हुई है पिछली क्लास में भी, कोशिकाएं जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है। तो ये बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ जो हैं, ये ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें एक ही सेल होती है, बहुत छोटी, एक कोशिकीय जीव इनको कहते हैं। ठीक है, ये हम हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह हो सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, बहुत ठंडी जगहों में भी हो सकते हैं, आइस कोल्ड जहाँ बर्फ पड़ी हुई है उस जगह भी हो सकते हैं, और बहुत गर्म गर्म जगह जो है वहां पर भी हो सकते हैं, डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड में, मार्शी मतलब सड़ी गली जगह जहाँ पर है वहां भी हो सकता है। ये हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। तो कहीं भी हो सकते हैं ये, इसलिए आप बोलें कि एक ही जगह होंगे ऐसा नहीं, पानी में भी हो सकते हैं, हवा में भी हो सकते हैं, बहुत गर्म जगह में भी, बहुत ठंडी जगह में भी, हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, जानवरों की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। तो हर जगह ये फैले हुए हैं। आप कहीं भी, आप जहाँ बैठे हो अपने आसपास कोई भी चीज ले लो, उसको टच करो, उस जगह पर भी आपको आपके आसपास बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, इनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये हर जगह, पूरी जगह पे फैले हुए हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हमें दिखते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं लगता, लेकिन होते हर जगह। अब इनका हमारे साथ क्या लेना देना है, वो है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हम और ये सूक्ष्म जीव।
तो हमारे हमने बात की ये मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं और फो भी हैं। वो कैसे कैसे हैं वो हमने अब देखना है कि हमारे आसपास बहुत सारे हैं ये, और कहाँ कहाँ हैं उसके लिए यहाँ पर ये आ गया। फर्स्ट यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। कर्ड, ब्रेड, केक, दही, ब्रेड, केक वगैरह जो भी आप खाते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं। आप रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ईस्ट डालते हैं ना उसमें। यस सर। ईस्ट देखा है? यस ईस्ट सर। वो लगता है दाने दाने से, पाउडर पाउडर से। वो ईस्ट जो है वो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिंदा सूक्ष्म जीव होते हैं वो। ठीक है, लेकिन वो पाउडर जैसा महसूस होता है जब उसको आप आटे में घोलते हैं पानी में के साथ, फिर उसको कुछ देर के लिए ढक के रखते हैं तो उसको गर्मी मिलती है, उससे वो बढ़ना शुरू होता है और उससे फिर वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं और उससे फिर गैसेस रिलीज होती हैं और वो उस गैस की वजह से आपका आटा फूल जाता है। तो वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ईस्ट जो है। दही बनाते हैं तो दूध में आप थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल देते हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद जो है 5-7 घंटों में फिर दही जम जाता है। तो वो दही क्या है, वो पूरा पूरा वो बैक्टीरिया से बना है, तो उसमें वो बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो इस तरह से बहुत सारे जगह काम आते हैं। इसी तरह से सॉइल फर्टिलिटी में, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में, मिट्टी में पेड़ पौधे अच्छे से उगे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि हम खाद वगैरह डालते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसके काम आते हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि पौधे अच्छे से ग्रो करें उसमें, प्लांट्स। ठीक है, तो ये है उसमें यहाँ पर फर्स्ट वही आ गया, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ये मैं आपको बता ही चुका कि कर्ड और ब्रेड जो है, दही और ब्रेड, ये बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु। कौन से बैक्टीरिया, उसका नाम आप यहाँ पर याद रखना। दही बनाने के लिए जो काम आता है बैक्टीरिया, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। नाम है लैक्टो लैक्टोबैसिल लैक्टोवेज लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस। तो आपको लैक्टोबैसिलस आएगा विच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से, दूध से दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का, किस जीवाणु का इस्तेमाल होता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, दही बनाता है। और दही जो है उसमें ये जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, हम जो खाते हैं ये बैक्टीरिया जिंदा होते हैं, उसमें जीवाणु होते हैं। जितना भी हम दही खाते हैं उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। ठीक है, वो अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए। जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं अंदर, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जो भी जीवाणु होते हैं उनको वो खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए दही में ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग टाइप के ये होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स में यूज होते हैं। वैसे ही एक दूसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है यीस्ट। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यीस्ट जो है ये फर्मेंटेशन के काम आता है। फर्मेंटेशन हिंदी में किण्वन कहते हैं इसको। तो जो भी वो हमने बोला कि आटे में डालते हैं यीस्ट और वो कुछ देर बाद फूल जाता है, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वहां पर वो फर्मेंटेशन होती है, उसके ये काम आते हैं। इडली डोसा वगैरह जो बनता है उसमें भी ये ईस्ट डालते हैं। ब्रेड केक वगैरह जो बनाते हैं उसमें ईस्ट डालते हैं। तो ईस्ट भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप ये मैदा लो, उसमें ईस्ट डालो, पानी मिक्स कर दो, थोड़ी देर बाद वो इस तरह से फूल जाएगा, फिर उससे आप ब्रेड बना सकते हो, केक बना सकते हो। तो ये है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। इनका कमर्शियल यूज भी होता है। कमर्शियल मतलब उद्योगों में, औद्योगिक वाणिज्यिक उद्योग। तो फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल में भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। कहाँ कहाँ पर? अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, विनेगर जिसे कहते हैं, सिरका, वाइन, अल्कोहल, शराब। ठीक है, तो शराब बनाने में, फिर एसिटिक एसिड जो सिरका आप इस्तेमाल करते हैं अचार वगैरह बनाने में, तो उनमें ये इस्तेमाल होता है। तो जो जहाँ पर भी ये फैक्ट्रीज होती हैं अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड की, वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। उसके बाद ये बार्ली, व्हीट, राइस, फ्रूट जूसेस, इनमें जो शुगर्स होती हैं उनके लिए भी यूज होता है ईस्ट का। ओके,
तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका यूज होता है। फर्मेंटेशन की जो हमने बात की कि ये आटा फूल जाता है उसमें ईस्ट डालने पर, ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले लुइस पाश्चर ने। ये नाम भी याद रखना है अगर कभी क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट करो, या कई बार आपको जो टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं उनमें भी आपको पूछा जाता है फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की, फर्मेंटेशन किण्वन की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे लुइस पाश्चर। Okay? याद रहेगा यस सर। लुइस पाश्चर। उसके बाद मेडिसिनल यूज भी है, मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, सूक्ष्म जीवों का दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। उनमें मेन जो आती है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सुना है? एंटीबायोटिक कभी तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर आपको बोलता है एंटीबायोटिक खा लेना उससे ठीक हो। यस सर। Yes, sir. एंटीबायोटिक्स जो है वो Yes, सारी sir. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं, वो जो हम जितने भी ये बैक्टीरिया वगैरह की बात करें उनसे बनी होती हैं। तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया से बीमारियां पैदा होती हैं उनमें एंटीबायोटिक काम आते हैं। तो बैक्टीरिया जीवाणुओं से हमारी बॉडी में बीमारी पैदा हुई तो हम ऐसे जीवाणु वाली दवाई खाएंगे जिससे वो अंदर बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु जो है उनको वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स में यूज होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया और फंजाई से बनती हैं ये दवाइयां जो हैं, बैक्टीरिया जीवाणुओं से और फंजाई कवक से बनती हैं। ठीक है, इनके कुछ नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं दवाइयों के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ दवाइयों के नाम हैं। ये एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है ये भी सबसे पहले किसने देखा, किसने इस पर काम किया, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर सर आवाज नहीं आती फ्लेमिंग है। ने। सभी को नहीं आ रही है? Sorry है। सर आ रही है। सर कुछ देर के बाद बंद हो जा रही है। वो सिग्नल की प्रॉब्लम होगी आपके, है ना, नेट स्लो हो सकता है आपका, तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना आप। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसने जो बनाई थी दवाई उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या नाम था? पेनिसिलिन किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसने पेनिसिलिन की ये की थी डिस्कवरी या इन्वेंशन की थी। ये भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अलग अलग दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स, उनमें इसका काम आता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स में यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स खाते वक्त क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो यहाँ पर ये जो पिंक बॉक्स दिया हुआ है इसमें यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या आपको केयर यहाँ पर रखनी चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए एंटीबायोटिक्स जो भी दवाइयां होती हैं उनको खाते हुए। पहली बात तो कि क्वालिफाइड डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हो उसकी सलाह से ही लेनी चाहिए, उसकी एडवाइस पर ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं खानी चाहिए। दूसरा, इसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, डॉक्टर बोलता है 3 दिन तक खानी है तो वो 3 दिन तक पूरी खानी चाहिए। मान लो 2 दिन में आपकी बीमारी ठीक हो गई और 2 दिन बाद आपने तीसरे दिन खाई नहीं, तो इसका असर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मान लो अगली बार आपको बीमारी होती है और फिर से एंटीबायोटिक देते हैं तो ये फिर असर नहीं करेंगे आपकी बॉडी में, क्योंकि इनका काम करने का तरीका यही होता है जितने टाइम के लिए ये बताई जाती है उतने टाइम में अगर ये कोर्स आप पूरा करेंगे तभी फिर ये इसकी इफेक्टिविटी रहती है, वरना फिर अंदर जो बीमारी पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बचे रह जाते हैं और अगली बार जब आप ये एंटीबायोटिक लोगे तो उसका असर नहीं होगा। ठीक है, तो कोर्स पूरा करना होता है, डॉक्टर की सलाह से लेनी होती है, अपनी मर्जी से कभी भी ऐसे नहीं खानी चाहिए, जब इनकी जरूरत हो तब नहीं लेनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स का ये ध्यान रखना होता है। और उसके अलावा कॉमन कोल्ड या फ्लू हो जाए, कुछ खांसी जुकाम बुखार वगैरह हो जाए तो उसमें ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है, तो डॉक्टर को पता होता है कब देनी है तो उसी के हिसाब से ये लेनी चाहिए। ओके, बाद आती है बात वैक्सीन। सुना है ना वैक्सीन? यस सर। तो वायरस की बात हो रही है तो वहीं से ये वैक्सीन। तो वैक्सीन हिंदी में भी वैक्सीन ही कहते हैं या टीका भी कह लेते हैं, इंजेक्शन। ठीक है,
तो वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये वैक्सीन है क्या, आपने पहले भी सुना होगा कि बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगते हैं टाइम टाइम पर, 2-3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, साल बाद। तो इस तरह से एक फिक्स टाइम के बाद बच्चों को वैक्सीनेशन होती है, पोलियो का ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो वो सारी वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स क्या करती हैं, वैक्सीन हमारी बॉडी में जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होती है, जिन सूक्ष्म जीवों से बीमारी होती हैं, वही सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में डाले जाते हैं वैक्सीन में। जैसे अभी कोरोना वायरस है, इसकी इंजेक्शन लग रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स वगैरह को या कुछ बड़ों को लगे होंगे आपके आसपास। वो वैक्सीन में जो इंजेक्शन लगता है उसमें दवाई नहीं होती है, वो उसमें वो कोरोना वायरस ही आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, लेकिन उसको डीएक्टिवेट करके डाला जाता है। ठीक है, कोई भी वायरस जो है उसको मारने का कोई तरीका नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं होती। उसको मारने का यही तरीका है कि आपकी बॉडी के अंदर उससे लड़ने की ताकत पैदा हो जाए। ठीक है, इम्यूनिटी उसके अंदर, आपके अंदर बन जाए। उसको लड़ने की जो ताकत होती है वो उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनने चाहिए, प्रतिरक्षी बोलते हैं हिंदी में। तो ये बनने चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो जिस वायरस से बीमारी हुई है, जैसे मान लो कोरोना वायरस की हो गई आपको, तो डीएक्टिवेटेड ऐसे कोरोना वायरस की आपको वैक्सीन दी जाएगी, इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो एक्टिव नहीं है, उनको एक तरीके से मार दिया है। ठीक है, उनकी एक्टिविटी कम कर दी है, तो उसका इंजेक्शन लगाते हैं। फिर आपकी बॉडी के अंदर वो जाते हैं और आपकी बॉडी तैयार हो जाती है उससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं, प्रतिरक्षी ये बन जाते हैं ब्लड में। तो उससे क्या होगा कि जब अगली बार कोरोना वायरस आपके अंदर आएगा तो वो पहले से बने हुए आपकी बॉडी के अंदर, तो उससे लड़ेंगे और उसको खत्म कर देंगे। समझ गए? तो वैक्सीन इस तरह से काम करती है। ये कोई दवाई नहीं होती, ये बस लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है। ओके। यस सर। पोलियो की भी बच्चों को दी जाती है, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, ड्रॉप्स पिलाई जाती है पोलियो की 5 साल तक के बच्चों को। तो वो इसलिए पिलाई जाती है, उससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती, बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, वो आने वाली बीमारी से तैयार करने के लिए होते हैं। कि मान लो पोलियो का वायरस किसी बच्चे के अंदर आ जाए तो उस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो पहले ही उसको पोलियो जिस भी वायरस से होता है वही वायरस की ड्रॉप्स पहले ही दे दी उसको। तो अब जब भी कोई अगर एक्टिव वायरस आ गया पोलियो का, तो वो उससे लड़ जाएगी बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी बनी हुई है, और फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वैक्सीन बनती हैं। ओके, तो ये आ रहा है हमें क्या क्या फायदे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फायदे हैं। आपको आएगा आगे नेक्स्ट जब आप एक्सरसाइज करेंगे कि 10 इसके बेनिफिट्स लिखो, 10 यूजेस बताओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो वहां पर आपको ये बताने पड़ेंगे। एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वैक्सीन बनती हैं, इससे कर्ड बनाने के काम आता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, वो सारी चीजें यहाँ पर। नेक्स्ट जो है, अलग अलग वैक्सीन्स के लिए यहाँ पर देखो, अलग अलग किस किस चीज के लिए वैक्सीन, वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। कॉलेरा, स्मॉल फर्स्ट जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी किसकी? स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स, चेचक बीमारी बोलते हैं इसको हिंदी में, चेचक। तो उसके लिए वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले इन्होंने, एडवर्ड जेनर। उसके बाद इसका एक और फायदा भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो हमने पहले बात की, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। वो कौन से हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो मेन आता है वो है राइजोबियम, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, हरे नीले शैवाल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पर ये दिखाई हुई है, ये काम आती हैं। इसका लास्ट में आपको डिटेल में भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं वहीं आ जाता हूँ आपके लिए डायरेक्ट। यहाँ पर मिट्टी में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, हरे नीले शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, और साथ में राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो जड़ों से चिपके रहते हैं। मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स की रूट्स हैं वहां पर होते हैं। ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन जो है उसको लेते हैं, और फिर उसको वो
यूज करने लायक नाइट्रोजन में बदलते हैं। नाइट्रोजन हमने पहले भी बात की है कि प्लांट्स के लिए जरूरी होती है, लेकिन हवा में जो नाइट्रोजन है वो N2 होती है। उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस नाइट्रोजन को यूज करने के लायक बनाने के लिए यहाँ राइजोबियम जो होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो काम आते हैं। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया हवा से उस नाइट्रोजन को लेते हैं मिट्टी के अंदर और उसको इस्तेमाल करने वाली नाइट्रोजन में बदलते हैं, और प्लांट्स उसको अपनी जड़ों से लेते हैं, रूट से। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया हैं वो? राइजोबियम। राइजोबियम। हाँ, वही यहाँ दिया हुआ भी है, ये नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में, हवा में जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर ये दिखाइए। ठीक है, वो मिट्टी में कैसे जाती है? तो उसके लिए एक मेथड है ये लाइटनिंग, आसमान में जो बिजली चमकती है उससे वो चली जाती है और वो मिट्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये सॉइल दी हुई है। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने राइजोबियम की बात की, वो लेते हैं उसको और फिर वो जो है उसको नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने वाली नाइट्रोजन में बदल के मिट्टी में पहुंचा देते हैं। फिर वहां से कौन लेते हैं? वो वहां से वो उसको प्लांट्स लेते हैं। ये दिया हुआ है अपटेक बाय प्लांट्स। प्लांट्स लेते हैं उसको, प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाते हैं, जानवर खाते हैं। ठीक है, और जानवर वगैरह वो यूज करते हैं। फिर जब वो वहां से डेड हो जाते हैं या वेस्ट जो भी उनकी बॉडी से निकलता है वहां से वापस वो सॉइल में भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। और साथ में बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को कुछ गैस वाली नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस हवा में भी छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन पूरा हमारी अर्थ में घूमती रहती है। नाइट्रोजन सबके लिए जरूरी है, लेकिन वो इस्तेमाल करने लायक नाइट्रोजन में कौन बदल रहा है उसको? वो राइजोबियम बैक्टीरिया बदल रहे हैं यहाँ पर। ये राइजोबियम। ओके, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, राइजोबियम। सॉइल फर्टिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण को साफ करने में भी इनका काम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। छोटे छोटे जीवाणु वगैरह जो है, क्या है काम है इनका? जब भी हम कचरा वगैरह फेंकते हैं तो वो सड़ के खाद बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो वो बहुत छोटे छोटे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उसको कंपोज विघटन कर देते हैं और उससे फिर खाद बन जाती है, मैन्योर। ठीक है, उसका इस्तेमाल हम प्लांट्स के लिए करते हैं। इस तरह से ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने के काम आते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे फायदे यहाँ पर दिए हुए हैं। आ गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? हमने बोला बहुत सारी बीमारियां होती हैं इससे, डिजीजेस। वही यहाँ पर दी हुई हैं डिजीज क्या क्या होती हैं। तो जितनी भी इनसे डिजीज होती हैं जो ह्यूमंस में आती हैं, जो भी एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस, संक्रामक रोग कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं, जो एक से दूसरे में चले जाएं। किससे? हवा से, पानी से, खाने से, या एक दूसरे को टच करने से। तो इस तरह से जो भी बीमारियां फैलती हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, संचरणीय रोग। कोरोना भी जो फैल रहा है वो ऐसे ही फैल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को छूने से, हवा से, पानी से वो फैल सकता है, फूड से फैल सकता है। तो इस तरह की डिजीजेस जितनी भी हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से ही होती हैं। तो ये कैसे कैसे होती हैं इनमें, जैसे ये यहाँ पर एक मॉस्किटो की बात की है। ठीक है, ये जो है जब भी जिस चीज से भी दूसरे से, एक से दूसरे में फैलेंगे, वो चीज जो भी होगी उसे हम कहते हैं कैरियर, रोग वाहक, जो अब बीमारी को आगे लेकर जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस की बात करें, अगर मेरे अंदर कोरोना वायरस है और मैं किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में जाता हूं, मैं किसी से हाथ मिलाता हूं, तो उसकी बॉडी में भी जाता है, मैं हो गया कैरियर। तो उस केस में इंसान ही इसके कैरियर है। लेकिन बहुत सारे में ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मलेरिया जो फैलता है वो मच्छरों से फैलता है, मॉस्किटो से। ठीक है, तो वो मॉस्किटो जो है एक स्पेशल टाइप के होते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये फैलाते हैं। ठीक है, तो ये जब काटते हैं तो ये जो है इसके ऊपर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, जो यहाँ पर आगे बात भी की होगी।
मलेरिया जो पैरासाइट होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया जिससे फैलता है वो है प्लाज्मोडियम। तो ये इसकी बॉडी पे होता है, मच्छर के ऊपर। जब ये हमें काटता है तो हमारी बॉडी में आ जाता है प्लाज्मोडियम, और इससे फिर मलेरिया फैलता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मच्छर, फीमेल। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, मच्छर जितने भी हमें काटते हैं वो फीमेल होते हैं, मेल नहीं होते हैं। मेल मच्छर नहीं काटते हैं, फीमेल काटते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, मलेरिया फैलाने वाला ये परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, उससे मलेरिया फैलता है। इसी तरह से एडीज मॉस्किटो जो होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, उसके ऊपर डेंगू वायरस होता है और उससे डेंगू फैलता है। डेंगू बीमारी आपने सुनी होगी, काफी फैलती है। तो वो भी एडीज मच्छर से होती है, एडीज मॉस्किटो से। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। उसका पूरा चार्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है, कौन सी बीमारी किससे होती है। ट्यूबरकुलोसिस दिया है यहाँ, टीबी बैक्टीरिया कैसे फैलता है, हवा से फैलता है। मीजल्स वायरस से फैलता है, हवा से। चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से। उसके बाद कोलेरा, टाइफॉइड, हिंदी में भी ये सारे दिए हुए हैं, लगभग सबके नाम हिंदी में भी यही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनमें से कुछ आपने लर्न करने हैं, कम से कम एक एक लर्न कर लेना है, कौन सी चीज किससे फैलती है। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या फैलता है, कोई एक नाम याद रख लेना, बैक्टीरिया से यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है। और फिर वायरस से क्या फैलते हैं वो यहाँ पर है, ये प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है वो यहाँ पर है। एक एक आपने इनमें से लर्न कर लेनी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर में इतना ही था लगभग, और इसके बाद यहाँ पर ये प्लांट्स में कौन सी बीमारी होती हैं, प्लांट्स की भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां दी हुई हैं, वो भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस से होती हैं। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इनके पिक्चर्स भी दी हुई हैं कुछ यहाँ पर, वहाँ भी आप देख सकते हो। आ गई। ये कुछ प्लांट डिजीज ये इनके बारे में आपने नीचे पढ़ लेना है। ये प्लांट्स में जो बीमारियां हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही हैं, सूक्ष्म जीवों से। उसके अलावा हमारे लिए नुकसान इसका एक ये भी है, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन कहते हैं। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो खराब होने वाला था या खराब हो चुका था, जिससे हमारी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं और हमें बीमार कर देती हैं। तो उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, उल्टी वगैरह लग जाती है इसमें वो में। ठीक है, और कई बार इतनी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इतनी बीमार हो जाते हैं उससे कि डेथ भी हो सकती है। तो वो खराब खाने से होती है, तो ये भी हमारे लिए इसमें। उसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड जो है काफी देर तक रखें आप, जैसे आज बच गया खाना उसको कल तक देखें आप, तो वो खराब हो जाता है, गर्मियों में खासकर। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करते हैं, इसलिए वो खाना खराब हो जाता है हमारे लिए। लेकिन उससे बचने के लिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको खाद्य संरक्षण कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। वो यहाँ पर है, एक आ गया केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड रासायनिक विधियां, जिसमें हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करें ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं। तो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं। जो आप बाजार से कुछ भी खाने की चीज लेते हैं उसमें आप पैकेट के पीछे पढ़ोगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव ये पड़े होते हैं, डले होते हैं, तभी वो पैकेट के अंदर खाने की चीज काफी टाइम तक खराब नहीं होती। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन जो हमारा नमक होता है उससे भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें नमक डालते हैं ना काफी सारा, तो अचार से अचार में क्यों नहीं खराब होता वो, जैसे आम का अचार डाल रहे हैं, आम ऐसे ही रखो तो वो सड़ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन आम का अचार बना के वो साल भर 2 साल आप खाते रहते हो, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हमने उस नमक डाला हुआ है। तो नमक क्या करता है, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसी तरह से फिश, मीट वगैरह, इनको भी काफी टाइम तक रखना है तो उसको भी आप कॉमन सॉल्ट से कर सकते हो। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी से भी उसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हो खाने की चीज को। मुरब्बा वगैरह जो बनाते हैं उसमें आप शुगर डालते हैं। जैम में चीनी डली होती है, इस वजह से वो खराब नहीं होता। जैम, जेली, स्क्वैश वगैरह जो भी आप होते हैं ये इसमें
जो शुगर है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि सॉल्ट शुगर जो है वो मॉइस्चर ले लेते हैं वहां से, पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसमें पानी नहीं रहता खाने की चीज में, वाटर कम होता है, इस वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ना बंद हो जाते हैं। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल से और विनेगर सिरका, इसका इस्तेमाल करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को। आप अचार डालते हैं तो उसमें तेल डालते हैं या फिर सिरका डालते हैं, तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाती हैं और उससे आपका फूड जो है वो लंबे टाइम। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, गर्म कर दो बहुत ज्यादा या ठंडा कर दो। दूध को आप क्या करते हैं, जैसे गर्मियों में बार बार गर्म करते हैं, उबालते हैं उसको, दूध लिया आपने, सुबह उबाला, फिर उसको दिन में या शाम को उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया बन रहे हो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो गर्मी से वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा कूलिंग करके भी वो खत्म हो जाते हैं। आप फ्रिज में रख देते हैं खाने को तो भी वो बैक्टीरिया बढ़ते नहीं है ठंड में। तो इस तरह से हम उसको, उसके बाद अच्छे से आप स्टोर कर लें, पैक कर लें, तो भी वो खाना खराब नहीं होता है उसमें भी, क्योंकि हवा नहीं जाएगी, सील कर दिया उसको अंदर, एयर वाटर कंटेंट वगैरह नहीं जाएगा, मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो उससे भी आपका खाना लंबे टाइम तक बच सकता है। ये मेथड से थे जिससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें यहाँ से नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपको समझ में आई होंगी तो आपको इनमें से भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप कर सकते हो इसको। ओके, और लास्ट यहाँ पर टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसकी हम बात कर चुके हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन जो है उसको इस्तेमाल के लायक कौन बनाता है, तो उसके लिए हमने राइजोबियम बैक्टीरिया की बात की। ये जो है उन प्लांट्स में जाता है, प्लांट्स से फिर एनिमल्स में जाता है, और इस तरह से नाइट्रोजन जो है सबके यूज के लिए बनती है। वही यहाँ पर ये नाइट्रोजन साइकिल, तो इसकी हम बात पहले ही कर, तो ये इस चैप्टर का लास्ट। तो यहाँ हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसको आपने यहाँ पर शॉर्ट में, ये इसमें व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या क्या सीखा, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे। इसको पढ़ लोगे आपके रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा हमने क्या क्या चीजें सीखी। और उसके बाद आपने फिर एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको करने की कोशिश करनी है। कम से कम ये स्मॉल छोटे शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है इनको आपने कर ही लेना, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आंसर चूज करना, मैचिंग, इनको तो आप आराम से कर सकते हो, इनको आपने रफ में कर लेना है। ओके, यस सर। तो रफ में करके मुझे सेंड करना, फिर जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम इनको फेयर में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखना है हमने, बाकी हम नेक्स्ट